देखिए अब अपन इसमें शुरू करते हैं प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। रिजॉल्विंग पावर है क्या? देखो जैसे अगर मैंने यहां बारीक बारीक ये लाइनें मैंने खींची हुई है, ये इस तरह से अगर मैं लाइनिंग से यहां खींचता हूं तो आप अगर इनको काफी दूर से देखते हैं तो आपको इनमें अंतर नजर नहीं आता है, ये एक ही पट्टी के रूप में नजर आती है। लेकिन इन्हें जैसे अपन इसके पास आते आते हैं इनमें डिफरेंस दिखने जाता है। इस तरह से अलग अलग देखना ही क्या है? विभेदन क्षमता है। यानी कि सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे विभेदन सीमा की, कि विभेदन सीमा अपन कहते किसे हैं, क्या है विभेदन सीमा। तो देखो सिंपल सी परिभाषा ये बन जाती है, दो वस्तुओं के बीच की या दो बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं या दो बिंदुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई देती हैं। वह न्यूनतम दूरी जिस पर वो बिल्कुल प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई देती है उसे कहते हैं विभेदन सीमा यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट। और इस विभेदन सीमा का जो व्युत्क्रम होता है वही कहलाती है विभेदन क्षमता। यानी विभेदन क्षमता हुई क्या? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो पास पास स्थित वस्तुओं के अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की जो क्षमता है उसको ही उस प्रकाशिक यंत्र की क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता में अपन दो पढ़ेंगे, एक तो दूरदर्शी के लिए और एक पढ़ेंगे सूक्ष्मदर्शी के लिए। एक फॉर्मूला इनका डायरेक्ट आता है विभेदन सीमा का, यानी कि मिनिमम जो एंगल के रूप में अपन लेते हैं वो फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन में ए। ए यहां पर उस अभिदृश्यक जो लेंस है उसका द्वारक होता है। इस फॉर्मूले की डेरिवेशन अपने अब है नहीं, अपन इसको डायरेक्ट क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो देखो ये मैंने बता दिया कि अब जो टॉपिक अपन जो शुरू करने जा रहे हैं वो है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता। अपनी बुक में ये हेडिंग डली हुई है विभेदन क्षमता के नाम से ओनली। अपन इसको पढ़ रहे हैं प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, यानी कि यूं कह सकते हैं आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये टॉपिक अपन अब पढ़ने वाले हैं। अब देखिएगा इसमें ध्यान रहे, एक तो यहां शब्द आ रहा है अपने पास विभेदन क्षमता, एक अपन पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आवर्धन क्षमता। इसमें तो स्पष्ट देखना है बिंबों के बीच की दूरी, दो वस्तुओं को अलग अलग देखने की स्पष्ट रूप से। जैसे माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया के ग्रुप को अगर देखते हैं तो बैक्टीरिया कितने स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं एक दूसरे से, वो उसकी माइक्रोस्कोप की क्या है? विभेदन क्षमता है। लेकिन आवर्धन क्षमता का मतलब होता है कितना बड़ा दिखाया जा रहा है, यानी बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है। तो मैग्नीफाइंग पावर अलग है और रिजॉल्विंग पावर क्या है? अलग है। तो पहले अपन इसकी परिभाषा लिख लें। देखें प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता में सबसे पहले अपन लिखेंगे विभेदन सीमा की परिभाषा। वो है क्या? देखो दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा
द्वारा अलग अलग दिखाई देती है। दिखाई देती है। क्या लिखा है मैंने? दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई देती हैं, उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट कहलाती है। उस प्रकाशिक यंत्र की विभेदन सीमा यानी कि रिजॉल्विंग लिमिट कहलाती है। फिर अगर अपन इसी में आगे और इसको डिफाइन करें कि ये तो अपन ने देखा है विभेदन सीमा, तो विभेदन क्षमता क्या हुई? किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो पास पास स्थित किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा दो पास पास स्थित वस्तुओं के अलग अलग स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। यानी कि रिजॉल्विंग पावर, उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। ये लीजिए, तो यहां तो ये तो डेफिनेशन दे दी अपने विभेदन सीमा की, और ये डेफिनेशन आ गई है विभेदन क्षमता की। और ध्यान रहे, किसी भी यंत्र की जो विभेदन क्षमता होती है वो उसकी विभेदन सीमा के व्युत्क्रम के तुल्य होती है। तो देखो, किसी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता उसकी विभेदन सीमा का व्युत्क्रम होती है। किसी भी प्रकाशिक यंत्र की विभेदन क्षमता उसकी विभेदन सीमा का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। अर्थात आप यूं कह सकते हो कि रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1 में रिजॉल्विंग लिमिट, आरपी इज इक्वल टू 1 में आरएल। आरपी का मतलब रिजॉल्विंग पावर और आरएल का मतलब है रिजॉल्विंग लिमिट। तो देखो, अब अपन इसमें अपनी बुक में तो एक साथ दिया हुआ है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता का फॉर्मूला, अपन इसको अलग अलग पढ़ेंगे ताकि इजीली अपन को ध्यान रह सके। तो अब पहले अपन बात करेंगे दूरदर्शी की विभेदन सीमा की,
क्योंकि विभेदन सीमा आपने अगर ज्ञात कर ली है तो विभेदन क्षमता को इसका उल्टा कर दीजिए, विभेदन क्षमता बन जाएगी। तो देखें, तो देखिए भी नेक्स्ट अपन अब इसमें जो जान रहे हैं वो जानेंगे दूरदर्शी की विभेदन सीमा के बारे में। देखो परिभाषाएं अपन ने लिख दी है, दूरदर्शी की विभेदन सीमा, परिभाषाएं अपन लिख चुके हैं। दूरदर्शी की विभेदन सीमा है क्या, देखो किस तरह से इसको दिया जाता है। अगर दूरदर्शी का ये अभिदर्शक लेंस है, ये अपन पढ़ चुके हैं, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदर्शक कहा जाता है और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे अभिनेत्र लेंस कहा जाता है। तो ये अभिदर्शक लेंस है दूरदर्शी, जो कि बड़े द्वारक का होता है। इसका व्यास अगर मैंने ये मान लिया कि ये स्मॉल ए है, अपन कैपिटल डी से भी ले सकते हैं, किसी भी शो कर दो, और अगर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है तो इसकी विभेदन सीमा जो दी जाती है थीटा एम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में ए फॉर्मूले से दी जाती है। तो देखिए, यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक यानी कि ऑब्जेक्टिव, यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास स्मॉल ए, यही कह सकते हैं जो इसका द्वारक है, इस लेंस का अभिदर्शक लेंस का क्या है, ये द्वारक है। यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास स्मॉल ए एवं प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा एम, यहां देखो थीटा एंगल के रूप में है विभेदन सीमा, यहां पर एम का मतलब है मिनिमम, मिनिमम जो है डिस्टेंस, इसको कवर कर ले, क्योंकि अपने परिभाषा में लिखा था दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी, तो यहां न्यूनतम मिनिमम मान है, यही तो मैंने कहा था, दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तुएं किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग दिखाई देती हैं। दो वस्तुओं के बीच की वह न्यूनतम दूरी जबकि वे वस्तु किसी प्रकाशिक यंत्र द्वारा अलग अलग अपन को दिखाई देती है, वही सीमा क्या थी, विभेदन सीमा थी। तो इसको अपन शो कर रहे हैं थीटा एम से, एम का मतलब है मिनिमम, न्यूनतम दूरी, कोणीय दूरी के रूप में अपन इसे ले रहे हैं। तो देखो थीटा एम इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन में ए, इक्वेशन 1। मैंने क्या कहा, यदि दूरदर्शी के अभिदर्शक का व्यास स्मॉल ए एवं प्रकाश की तरंगदैर्ध्य लैम्डा हो तो दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप या दूरदर्शक भी कह सकते हैं, तो दूरदर्शी कह दो, दूरदर्शक कह दो, दूरदर्शी की विभेदन सीमा थीटा एम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में ए, समीकरण नंबर 1 होती है। ये लो, ये फॉर्मूला डायरेक्ट था जो अपने डायरेक्ट लिख दिया है। वैसे रेले की कसौटी इस तरह के फॉर्मूले की अपने पास डेरिवेशन है, पहले हुआ करती थी, अब ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं, तो अपन इसे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं जिस तरह से पैटर्न में अपने दिया हुआ है। अब देखिएगा यहां पर लिख दें कि कौन क्या क्या है, यहां थीटा एम जो ये लिया जाएगा रेडियन में लिया जाएगा, थीटा एम रेडियन में, क्योंकि कोणीय विभेदन सीमा है, वही है तो विभेदन सीमा, लेकिन कैसी है, कोणीय। यहां थीटा एम रेडियन में, वे स्मॉल ए द्वारक का क्या है, व्यास है, यहां थीटा एम रेडियन में है, ध्यान रखना है अपन को। अब आगे देखिएगा, अगर मैं ये मान लूं, क्योंकि दूरदर्शी से अपन दूर की वस्तुओं को देखते हैं, अगर सपोज करो दो तारे हैं इस तरह से, देखो
एक तारा ये रहा, एक तारा ये रहा, दो तारे हैं। इन तारों के बीच की जो दूरी है वो है स्मॉल एल। दो तारों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल एल है। और अपन यहां किसी दूरदर्शी से इन तारों को देख रहे हैं, तो देखिएगा इसको अपन यूं देखेंगे और ये यूं होगा। तो अब इस स्थिति में ये जो डिस्टेंस है यहां पर, ये डिस्टेंस मैंने क्या मान ली भाई? स्मॉल डी है। अब ये जो मिनिमम ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों को स्पष्ट देखने का, भाई इस तारे को भी अपन दूरदर्शी से देख रहे हैं और इस तारे को देख रहे हैं, दोनों के बीच ये स्पष्ट अगर दिखाई दे रहा है जिस न्यूनतम दूरी पर, ये जो यही एंगल क्या है? थीटा एम है। यानी कि यही क्या है? इसकी विभेदन सीमा है। तो अपन इसको आगे यूं लिख सकते हैं, यदि, किस प्रकार से कह रहे हैं? यदि दो सितारे या दो तारे जिनके मध्य की दूरी स्मॉल एल है, यदि दो सितारे जिनके मध्य की दूरी स्मॉल एल है, दो सितारे जिनके मध्य की दूरी स्मॉल एल है तथा ये किसी दूरदर्शी से, तथा ये किसी दूरदर्शी से, तथा ये किसी दूरदर्शी से, तथा ये किसी दूरदर्शी से स्मॉल डी दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित है, तो दोनों बिंदुओं द्वारा दूरदर्शिक के अभिदर्शक पर अंतरित कोण क्या होगा? दोनों बिंदु मान लेते हैं अपन, एक ये रहा तारा, एक तारा ये रहा, तो दोनों बिंदुओं, या तो बिंदुओं कह दूं या तारे कह रहा हूं, तो दोनों बिंदुओं द्वारा दूरदर्शी के अभिदर्शक पर निर्मित कोण, दूरदर्शी के अभिदर्शक, अभिदर्शक जो लेंस है, अभिदर्शक पर निर्मित कोण या अंतरित कोण, अभिदर्शक पर अंतरित, अभिदर्शक पर अंतरित कोण थीटा एम इज इक्वल टू, देखिएगा भाई क्या होगा? कोण इज इक्वल टू क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप क्या हो गई? स्मॉल एल, और त्रिज्या क्या बन जाएगी इसकी? स्मॉल टी। अंतरित कोण थीटा एम इज इक्वल टू एल अपॉन में डी, समीकरण नंबर 2 होगा। ये लीजिए, ये अपने पास ये एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला मेरे पास ये हो गया। अगर इसमें मैं देखूं तो दोनों ही समीकरणों से अगर मैं देखता हूं तो देखिए इक्वेशन क्या आएगी मेरे पास? समीकरण 1 वे समीकरण 2 से अगर दोनों से अपन देखें तो देखिएगा स्मॉल एल अपॉन में स्मॉल डी इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में ए, इक्वेशन नंबर 3। ये एक महत्वपूर्ण समीकरण आ गई है। इस समीकरण पर अपन एक अनसोल्व्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें क्या कह रखा है? काले कागज के ऊपर दो धब्बे हैं जिनके बीच की दूरी इतनी है। इसी तरह इसी पर आधारित अपने पास 3 सोल्व्ड एग्जाम्पल भी दे रखे हैं अपनी बुक के अंदर, उनको आप सोल्व करके जरूर देखें उन एग्जाम्पल को। एक तो पाल्मर और हिल के रूप में दिया हुआ है, एक के अंदर लैम्डा चेंज करा रहे हैं और एक में इसी फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन है। तीनों एग्जाम्पल को आप देखना। अनसोल्व्ड एक क्वेश्चन जिसको मैं सोल्व करूंगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अपने पास ये इक्वेशन आ गई। यहां अपन एक चीज क्या देख रहे हैं कि जो विभेदन सीमा है, विभेदन सीमा यानी कि थीटा एम, जिसे अपन कोणीय विभेदन सीमा कह रहे हैं, ये लैम्डा के क्या है? समानुपाती है। लैम्डा के तो क्या है? समानुपाती है और ए के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और अपन को पता है कि विभेदन क्षमता इसका उल्टा होती है, यानी कि विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे को क्या होना चाहिए? लैम्डा का मान कम होना चाहिए और ए का मान क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। यानी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए मुझे लैम्डा का मान तो कम लेना चाहिए और ए का मान क्या लेना चाहिए? ज्यादा,
क्योंकि विभेदन क्षमता विभेदन सीमा का व्युत्क्रम है। इसका उल्टा हो गया, यानी कि विभेदन क्षमता तरंग दैर्ध्य के तो हो गई व्युत्क्रम अनुपाती, और द्वारक के जो व्यास है उसके क्या हो गई, ये समानुपाती विभेदन क्षमता, जबकि विभेदन सीमा उसकी उल्टी है। तो लेकिन अपन क्या देखते हैं, दूरदर्शी से दूर की वस्तु देखते हैं, जैसे कि सूर्य है, चांद है, ऐसे तारे हैं, इनको अपन देख रहे हैं, उनका स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात उसके लैम्डा पर अपना कोई नियंत्रण नहीं है। यानी लैम्डा के मान में परिवर्तन करके अपन दूरदर्शी की विभेदन क्षमता को नहीं बढ़ा सकते। तो दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, ए का मान ही अधिक लेना उपयुक्त होता है। और ये चीज अपन ने रे ऑप्टिक्स वाला जो चैप्टर था, इससे पहले वाला 11 चैप्टर, उसमें पढ़ा था कि दूरदर्शी के अभिदृश्यक का व्यास ज्यादा लिया जाता है, बड़े द्वारक का अभिदृश्यक लिया जाता है। वो इसीलिए लिया जाता है ताकि विभेदन क्षमता उसकी क्या हो, ज्यादा हो, उसमें ज्यादा प्रकाश क्या करेगा, प्रवेशित होगा। तो इस क्वेश्चन का भी अपन जवाब लिख ही लेते हैं कि देखो क्या लिख लेते हैं कि दूरदर्शी से देखी जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं, या तो स्वयं के प्रकाश से या फिर सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। इसका मतलब उस पे लैम्डा पर, उसके लैम्डा पर अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो देखे भाई, यहां अपन इसको लिखे, दूरदर्शी से देखी जाने वाली दूरदर्शी से देखी जाने वाली दूरदर्शी से देखी जाने वाली वस्तुएं या तो स्वयं के प्रकाश में अथवा सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। दूरदर्शी से देखी जाने वाली वस्तुएं या तो स्वयं के प्रकाश में, दूरदर्शी से देखी जाने वाली वस्तुएं या तो स्वयं के प्रकाश में, जैसे तारे, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, अथवा सूर्य के प्रकाश में, अथवा सूर्य के प्रकाश में, अथवा सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में कैसे, जैसे चंद्रमा है, सूर्य के प्रकाश से, देखो चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, जैसे चंद्रमा, पहाड़ इत्यादि। तो मैंने क्या लिखा है, दूरदर्शी से देखी जाने वाली वस्तुएं या तो स्वयं के प्रकाश में अथवा सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है। अतः दूरदर्शी के लिए लैम्डा का कोई नियंत्रण नहीं होता है, ये बात ध्यान रखने की है। अतः दूरदर्शी के लिए ये लैम्डा का कोई नियंत्रण नहीं होता है, यानी आने वाले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में अपन कोई चेंज नहीं कर सकते हैं लैम्डा पर। सुनिए, अतः दूरदर्शी के लिए लैम्डा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, आने वाले प्रकाश की लैम्डा में अपन परिवर्तन नहीं कर सकते कि वे लाल रंग का होगा, बैंगनी रंग का प्रकाश होगा, लैम्डा को कम ज्यादा कर दें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा माइक्रोस्कोप में पॉसिबल होगा, इसीलिए तो माइक्रोस्कोप में नीला प्रकाश ज्यादा अच्छा माना जाता है बजाय किसके, लाल प्रकाश के। तो देखो, अतः दूरदर्शी के लिए लैम्डा पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसीलिए
तो भैया दूरदर्शी की विभेदन सीमा घटाने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि विभेदन सीमा घटेगी तभी तो विभेदन क्षमता घटेगी। तो इसीलिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा घटाने के लिए ए का मान क्या लिया जाता है, ज्यादा लिया जाता है। ए ज्यादा होगा यानी द्वारक का आकार ज्यादा होगा तो ही विभेदन क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। सॉरी, ए का मान ज्यादा होगा तो विभेदन सीमा क्या होगी, कम। विभेदन सीमा कम होगी तो विभेदन क्षमता का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए यही चीज अपन लिख रहे हैं। इसलिए दूरदर्शी की विभेदन सीमा को घटाने के लिए, इसलिए दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप की विभेदन सीमा को घटाने के लिए केवल दूरदर्शक में बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस प्रयुक्त करते हैं। सीमा को घटाने के लिए दूरदर्शक में केवल बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस प्रयुक्त करते हैं। को घटाने के लिए दूरदर्शक में केवल बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस क्या करते हैं, अपन प्रयुक्त करते हैं। ध्यान रहे, विभेदन सीमा को घटाने के लिए, विभेदन सीमा को घटाने के लिए यानी यो कह सकते हैं विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, विभेदन सीमा को घटाने के लिए, अर्थात विभेदन क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस बढ़ाने के लिए बड़े द्वारक का अभिदर्शक लेंस प्रयुक्त करते हैं। ये लीजिए, ये अपनी बातें हो गई हैं किसके लिए, दूरदर्शी के लिए, बड़े द्वारक का विश्लेषण। अगर अपन माइक्रोस्कोप की बात करें तो उसके लिए भी ठीक इसी प्रकार का यही फॉर्मूला बनेगा। तो क्या वो फॉर्मूला बनता है उसकी चर्चा अपन कर ले। तो कितना सिंपल डेरिवेशन था, आपने देख लिया कि विभेदन सीमा 1.22 लैम्डा अपोन में ए थी। फिर आपने इस चित्र की सहायता से थीटा एम का मान भी निकाल लिया, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो इन दोनों को आपने क्या कर दिया, बराबर। ठीक इसी प्रकार से माइक्रोस्कोप के लिए भी अपन कर देंगे। माइक्रोस्कोप के लिए एक दूरी इनमें से फोकस दूरी के रूप में आ जाएगी, क्योंकि अपन उसके फोकस पर सेट रखेंगे उसे। तो यहां अपन ने दूरदर्शी की विभेदन सीमा वाला पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के लिए। अब देखिए, अब अपन जानेंगे सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा। अपनी बुक में एक साथ दिया हुआ है, अपन इनको अलग अलग जान रहे हैं भाई। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा, देखो भाई कैसे अपन विभेदन सीमा को निकालेंगे। अपन तो ये तो जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी के लिए विभेदन सीमा थीटा एम इजिकल टू 1.22 लैम्डा अपोन में ए होगा। वही बात अपन लिख दें, देखो सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक
का व्यास स्मॉल a वे प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो तो उसकी विभेदन सीमा रिजॉल्विंग लिमिट, या इसे अपन कह सकते हैं कोणीय विभेदन सीमा, तो उसकी विभेदन सीमा थीटा एम इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में ए, इक्वेशन 1 होती है। ठीक वही फॉर्मूला आ गया। अब अगर अपन देखें इसी में आगे और, चूंकि इसमें अपन क्या देखते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी होता है बिंदु प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होता है। फोकस के क्या होता है, निकट होता है। इसलिए दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी अगर s हो तो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू क्या होता है, s अपॉन में s बन जाता है। वहां पर स्मॉल l अपॉन में d लिया था अपन ने, तो देखो यहां लिख देते हैं, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस से, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होते हैं, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस में प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होते हैं। चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होते हैं, इसलिए तो अगर फोकस के अगर निकट है तो इसका मतलब क्या हुआ, फोकस दूरी इंक्लूड हो गई वो डिस्टेंस के रूप में। भाई वहां आपने क्या ली थी, एल अपॉन में डी ली थी, तो स्मॉल डी की जगह यहां क्या बन जाएगी, उसकी फोकस दूरी बन जाएगी, और एल उन दोनों बिंदुओं के बीच दूरी क्या बन जाएगी, एस बन जाएगी। भाई सिंपल सा है। यहां क्या कह रहे हैं, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होते हैं, बिंदु के निकट होते हैं, इसका मतलब वो जो डिस्टेंस अपन ने दूरदर्शी में स्मॉल डी ली थी, वहां स्मॉल डी के स्थान पर यहां क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। फोकस दूरी आ गई, उसके बिल्कुल निकट है, लगभग फोकस दूरी मान ली जाएगी। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी, वहां अपन ने दूरदर्शी में क्या ली थी, दो सितारों के बीच की दूरी स्मॉल एल ली थी, तो यहां स्मॉल एल की जगह क्या हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एस हो जाएगी मिनिमम। तो देखो, चूंकि सूक्ष्मदर्शी में प्राय अभिदर्शक के फोकस बिंदु के निकट होते हैं, इसलिए दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी एस हो, तो इसलिए दो बिंदुओं के मध्य वास्तविक दूरी s हो तो देखो, अगर फोकस दूरी वास्तविक दूरी क्या हो, s हो तो थीटा मिनिमम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाएगा, s अपॉन में f, इक्वेशन नंबर 2 होगा। तो देखो वही सेम तरीका समीकरण 1 व समीकरण 2 से कैसे लिख सकते हैं आप इसे, s अपॉन में f इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन में a। भाई दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसी समीकरण से आप इसे s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है s आपको, तो ये हो जाएगा 1.22 लैम्डा f अपॉन में a। ये लो, ये इक्वेशन नंबर 3। आप तो इस इक्वेशन को याद रखिए, इससे आपको जो वांछित चाहिए वो मान आप इससे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा f अपॉन में a आ गया। अब आप देखिएगा, इसलिए अगर मैं रिजॉल्विंग पावर की अगर मैं बात करूं, रिजॉल्विंग अगर मैं लिमिट की बात करूं, तो रिजॉल्विंग लिमिट तो क्या बन जाएगी भाई, यहां पर जो थीटा m थी वो तो कोणीय विभेदन सीमा थी। कैसी थी, कोणीय। अगर मैं इसे रेखीय रूप में लूं तो वो क्या आ गई, s आ गई ना वास्तविक दूरी।
तो ये रिजॉल्विंग अपने पास क्या आ गई लिमिट। देखो थीटा एम भी विभेदन सीमा है, लेकिन वो कोणीय विभेदन के रूप में है। वो किसके रूप में है? कोणीय विभेदन के रूप में है। और यहां अपन जो ले रहे हैं एस जो है ये हो गया रेखीय विभेदन सीमा के रूप में। अगर रेखीय विभेदन सीमा के रूप में हो गया तो देखिए, इसलिए रिजॉल्विंग लिमिट, इसलिए अगर मैं रिजॉल्विंग लिमिट की अगर मैं बात करूं तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा? एस 1.22 लैम्डा एफ अपॉन में ए। और बात सही भी है, कोण को एफ से गुणा कर दो दूरी से तो रेखीय दूरी के रूप में बदल जाता है। तो यहां मेरे पास रिजॉल्विंग लिमिट ये आ गई है। एवं चलो इसे भी इक्वेशन नंबर तो दे ही दें, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 4। फिर देखो एवं रिजॉल्विंग पावर की अगर मैं बात करूं तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, इसका उल्टा कर देंगे अपन, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए अपॉन में उल्टा करते ही 1.22 लैम्डा एफ, इक्वेशन नंबर 5। यहां स्पष्ट है कि रिजॉल्विंग जो पावर है वो लैम्डा के इनवर्सली क्या है? प्रोपोर्शनल है। इसीलिए माइक्रोस्कोप में लाल और बैंगनी प्रकाश में अगर अपन देखें तो बैंगनी रंग का अगर प्रकाश अपन प्रयुक्त करेंगे तो उसकी विभेदन क्षमता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यूं कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए नीले प्रकाश का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अतः सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए नीले प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यहां अपने पास ये कंप्लीट रिजॉल्विंग पावर वाला टॉपिक पूरा हो गया। ध्यान रहे थीटा एम भी विभेदन सीमा है, एस भी विभेदन सीमा है, लेकिन थीटा एम कोणीय रूप में है, कोणीय पृथक्करण जिसे अपन कह सकते हैं, और एस क्या है? रेखीय पृथक्करण है। अब यहां रिजॉल्विंग पावर अपने माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों के लिए देख लिया है। दोनों के फॉर्मूलों में सिमिलरिटी है। टेलीस्कोप वाले में आपने थीटा एम इजिकल टू एल अपॉन में डी लिया था, और यहां थीटा एम इजिकल टू एस अपॉन में एफ आ गया, क्योंकि बिंदु जो होता है माइक्रोस्कोप में वो इसके फोकस के निकट होता है। इस वजह से वो जो डिस्टेंस होगी स्मॉल डी वाली, जो कि उससे दूरी होगी, वो किसके? फोकस के तुल्य, फोकस दूरी के तुल्य हो जाएगी। यहां अपने पास आ गया। अब इस पर जो बेस एक न्यूमेरिकल है, अब उस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा।